हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल की। आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट है वो है सेट नंबर 22। इससे पहले आपकी 21 नंबर तक प्रैक्टिस सेट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने किसी एक एक टॉपिक को नहीं रखा है। ये आपके इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कुछ रेसों से, धागों से, मतलब आपके जो भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक में क्वेश्चन थे उन सभी को यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि पेन और नोटबुक लेकर आप बैठे होंगे और मुझे लास्ट में बताएँगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक? चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सिलाई किट में निम्नलिखित में से कौन-सी वस्तु नहीं होती है? सिलाई किट आप सभी ने देखा होगा। तो जो हमारी सिलाई किट होती है, उसमें हम किस चीज़ को नहीं रख सकते हैं? क्या सिलाई मशीन को नहीं रख सकते हैं? कैंची, फीता, मिल्टन चॉक। तो आपको पता है ना कि चाहे हम बात करें कैंची की, चाहे हम बात करें फीते की, चाहे हम बात करें मिल्टन चॉक की, तो इन सब को हम सिलाई किट में रख सकते हैं। लेकिन सिलाई मशीन को हम सिलाई किट में नहीं रख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। कह रहा है, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है। मतलब आप जब कपड़ा काटने जा रही हैं सिलने के लिए, तो उससे पहले आप क्या-क्या प्रक्रियाएँ करेंगी? क्या कपड़े का श्रिंक करना, इस्त्री करना, मिल्टन चॉक से निशान लगाना या फिर उपरोक्त सभी? तो कपड़ा हर कोई काटता है, या अगर आप नहीं काटते हैं, नहीं सिलते हैं, फिर भी आपने देखा तो होगा ही घर में काटते हुए। क्या करते हैं हम? अपने कपड़ों को इस्त्री करते हैं, उसकी सिकुड़न को हटाते हैं, साथ ही साथ हम मिल्टन चॉक से पहले निशान लगाते हैं और फिर उसे काटते हैं, ठीक? तो ये सारी प्रक्रियाएँ हम कपड़े को काटने से पूर्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है, सिलाई के सामान रखने के डिब्बे को कहते हैं, जिसमें आप अपना सारा सिलाई का सामान रखते हैं। और आपको पता है ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सिलाई में उपयोग होने वाले वस्तु कौन-कौन से हैं? तो हमें पता है ना, कैंची हो गया, कटर हो गया, आपका ये सुई हो गई, साथ ही साथ धागा हो गया, फीता हो गया, मिल्टन चॉक हो गया, इन सब का इस्तेमाल हम सिलाई के लिए करते हैं। फिर स्केल हो गया, स्केल को भी रखते हैं कटिंग वगैरह में निशान लगाते टाइम, तो इन सब का इस्तेमाल करते हैं। अब इन सारे सामानों को जिसमें हम रखते हैं उस डिब्बे को क्या कहते हैं? क्या वो सिलाई मशीन है, मेज है, बक्सा बोलते हैं या फिर सिलाई किट बोलते हैं? तो सामान रखा जाता है जिसमें सिलाई का, उसे हम सिलाई किट कहते हैं, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन ही हमने आपसे पूछा था कि सिलाई किट में हम कौन-कौन से सामान को रखते हैं या किस सामान को नहीं रखते हैं, ठीक? तो जिसमें हम अपने सिलाई का सामान रखते हैं, उसे हम सिलाई किट के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। घर पर वस्त्र सिलने से अधिक बचता है। जब आप अपने घर पर सिलाई करते हैं तो इससे क्या बचता है? क्या समय की बचत होती है, कपड़े की बचत होती है, धन की बचत होती है या फिर इनमें से सभी? तो आपको पता है ना कि जब हम सिलाई करते हैं, हम खुद से जब सिलाई करते हैं तो उसके कई लाभ होते हैं। सबसे पहले हमारे समय का सदुपयोग होता है और हमारे समय की बचत होती है। मान लीजिए आप किसी टेलर को आप दिए हैं, तो वो तुरंत नहीं दे सकता है, लेकिन आप खुद करते हैं तो आपका समय बचता है। आपका जो समय दुरुपयोग होने वाला है उसका आप सदुपयोग कर लेते हैं। कपड़े जो बचते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि जितना कपड़ा आपने लिया सारा कपड़ा यूज़ हो जाता है। कुछ ना कुछ तो कपड़े बचते ही हैं। तो जब आपने टेलर को दे दिया या किसी बाहर वाले को सिलने को दे दिया, तो क्या होगा, जो कपड़ा बचेगा वो खुद रख लेगा। अगर आप वो कपड़ा बचा कर रख लेते हैं तो आप उसे कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके कपड़े की भी बचत होती है। धन,
जब आप सिलाई करते हैं, तो सिलाई आपको पता है कि कितनी महँगी हो चुकी है। अब सिलाई का जो पैसा है वो भी आपका बचता है। तो मतलब घर पर वस्त्र सिलने के फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, जिसमें आपने तीनों बचत को देखा, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कपड़ों की कटाई के लिए मिल्टन चॉक से निशान लगाए जाते हैं, क्यों? आपको बताना है कि हम कपड़े पर जब कटाई करने जाते हैं तो उसपे हम मिल्टन चॉक से ही क्यों निशान लगाते हैं? क्यों नहीं हम कोई और चॉक इस्तेमाल कर लेते? हम कोई पेन इस्तेमाल कर लें, पेंसिल इस्तेमाल कर लें या कोई अदर चॉक इस्तेमाल कर लें, हम क्यों सिर्फ़ मिल्टन चॉक का ही इस्तेमाल करते हैं? और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि कपड़े पर निशान लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे हम मिल्टन चॉक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक? अब ये जो मिल्टन चॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इससे निशान सुंदर बनता है, इसलिए करते हैं? या फिर निशान सरलता से छूट जाता है, इसलिए हम मिल्टन चॉक का उपयोग करते हैं? या फिर जो निशान हमने मिल्टन चॉक से लगाया, वो अस्थायी हो जाता है, इसलिए हम मिल्टन चॉक का इस्तेमाल करते हैं? या मिल्टन चॉक इस्तेमाल करने की ये सारी वजह हैं? तो आपको पता है कि अगर हम पेन से लगाएँगे या किसी और चीज़ से अगर हम निशान लगाएँगे, तो कपड़े पर वो निशान लगा रह जाएगा। लेकिन ये जो मिल्टन चॉक होता है, इससे आप जब निशान लगा देते हैं, हम इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये निशान जो होता है, ये बड़ी ही सरलता से छूट जाता है। आप भी अपने कपड़ों पर निशान लगाते हैं। हम कोई भी कपड़ा सिलते हैं तो बिना निशान लगाए नहीं सिलते हैं, ना? लेकिन जब आप कपड़े को सिल लेते हैं, उसके बाद उसकी धुलाई कर देते हैं, चॉक अपना हट जाता है, हमारा कपड़ा सिल उठता है ना? तो इसी वजह से हम अपने कपड़ों पर मिल्टन चॉक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो इससे दाग लगता है या जो निशान हम लगाते हैं, वो आसानी से छूट जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वस्त्र काटने से पहले वस्त्र काटने से पहले कपड़े पर किस से निशान लगाना चाहिए? क्या फ्रेंच चॉक से लगाना चाहिए, पेंसिल से लगाना चाहिए, पेन से लगाना चाहिए या फिर मिल्टन चॉक से लगाना चाहिए? तो अभी-अभी हमने डिस्कस किया मिल्टन चॉक से लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि इससे जो दाग के जो निशान बनाया है हमने, वो आसानी से छूट जाएगा। अगर आप फ्रेंच चॉक, पेंसिल या फिर पेन का इस्तेमाल करते हैं, तो इनको छुड़ाने में बड़ी दिक्कत होगी, छूटते नहीं हैं आसानी से। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सूती वस्त्र प्राप्त होता है किससे? बिनौलों से, निबोरी से, कीड़ों से या किसी अन्य चीज़ से? तो हमें पता है ना कि किससे प्राप्त होता है? बिनौलों से। और आपको ये भी पता है कि बिनौलों को मतलब वो जो आपके पोर्स होते हैं, कोए होते हैं, वही आपके जो बीज होते हैं, उन्हीं को हम बिनौला कहते हैं। और आपको कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपने जब रेशों का वर्गीकरण देखा था, तो वहाँ पर क्या देखा था? वानस्पतिक जगत से जो रेशें हम प्राप्त करते हैं, मुख्य तौर पर 3 जगह से करते हैं। एक तो बीज से, एक पत्ती से और एक तने से। तो इन तीनों के इस्तेमाल से हम वस्त्र का निर्माण या रेशे का निर्माण करते हैं। तो जो सूती वस्त्र है आपका, ये आपको कहाँ से मिलता है? बीज से और उसे हम कहते क्या हैं? बिनौला। अच्छा जब हम बात करते हैं कॉटन के मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें आप इस विनोलों को क्या करते हैं? अलग करते हैं, उसकी छँटनी करते हैं, उसको हटाते हैं, ठीक? चलिए, ध्यान रखिएगा, चाहे कॉटन हो, लिनन हो, रेशम हो, ऊन हो, ये चारों की आपको मैन्युफैक्चरिंग ध्यान रखनी है, साथ ही साथ रेयॉन और नायलॉन के बारे में भी ध्यान रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 पर। कहा जा रहा है कपड़े काटने का उचित स्थान है। कटिंग कहाँ पर करनी चाहिए? क्या हाथ में लेकर आप कपड़े को काटेंगे? गोद में रखकर आप काटेंगे? मेज पर रखकर काटेंगे या फिर कहीं भी रखकर काट लेंगे जहाँ पर आपकी मर्जी होगी? तो हमें अपने कपड़ों को एक समतल स्थान पर रखकर कटाई करनी चाहिए अर्थात जब हमारे कपड़ों को काटना हो तो हमें मेज का इस्तेमाल कर लेना चाहिए ठीक एक समतल जगह पर रखकर काटना चाहिए या आप में से जो लोग काटते होंगे कपड़ों को कैसे काटते हैं
या तो आप ज़मीन पर रख कर काटते हैं, या आपके पास कोई टेबल वगैरह होगा उस पर काटते होंगे, या फिर आप कुछ नहीं समतल मिलेगा तो अपने बेड पर ही रख के काट लेते हैं, है ना? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लंबाई मापने की इकाई है क्या? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं लंबाई मापने की, ऐसा है नहीं कि हम शारीरिक लंबाई नाप रहे हैं, बस लंबाई मापने की अगर बात की गई है तो उपरोक्त सभी होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी ये पूछे कि हम अपने कपड़ों को काटने के लिए शरीर की लंबाई किस में लेते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किस में? तो आपको पता है ना, हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में नाप लेते हैं कि हमारा बाजू कितने सेंटीमीटर का है, गला कितने सेंटीमीटर का है, हमारी मोहरी कितने सेंटीमीटर की होगी, तो हम सेंटीमीटर लेके नापते हैं ना। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो अगर हम कपड़े को काट रहे हैं, कपड़े को काटने के लिए अपने शरीर की जो लंबाई है उसको किस में मापते हैं, तो सेंटीमीटर में आप नापते हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? क्या 1910 में हुआ, 1920 में हुआ, 1930 में हुआ या फिर 1940 में हुआ? तो जब हम पहनने वाले कपड़े की बात करेंगे, तो पहनने वाले कपड़े के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन आपका 1920 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1920 में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बताना है आपको फैशन है। फैशन हम बहुत बार कहते हैं। फैशन क्या है? क्या एक वस्त्र डिज़ाइन जो हमेशा बना रहता है, उसे हम फैशन कहते हैं? या एक शैली जो किसी एक समयावधि तक प्रचलित होती है, उसे हम फैशन कहते हैं? या फिर एक कलात्मकता जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो, उसे हम फैशन कहेंगे? या फिर वस्त्र निर्माण की एक कला जो सर्वमान्य होती है, उसे हम फैशन कहते हैं? आपने फैशन के बारे में पढ़ा है, फैशन थियरी आपने पढ़ी है, फैशन साइकिल आपने पढ़ा है। फैशन साइकिल के कितने चरण हैं? तो आपको पता है कि फैशन साइकिल के 5 चरण हैं। अगर आपको याद आ रहा है तो एक बार पाँचों चरण को आप छाप दीजिए, ठीक? हम बात कर रहे हैं फैशन की, तो फैशन क्या होता है? फैशन आपका एक शैली जो किसी एक समयावधि में या किसी एक समयावधि तक प्रचलित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फैशन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फैट फैशन क्या है? तो जो थोड़े समय के लिए फैशन होता है, आता है और चला जाता है, वो आपका फैड होता है, ठीक? जब हम क्लासिक की बात करते हैं, तो ऐसा फैशन जो कि कभी प्रचलन से बाहर होता नहीं है, उसे हम क्लासिक फैशन के नाम से जानते हैं। अगर आपको क्लासिक से कुछ याद आ रहा है, हमारे भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं? ज़रा एक बार हमें उन जितने हैं, मतलब जितने भी आपके क्लासिकल डांस हैं, उनका नाम एक बार आप उनके स्टेट के साथ-साथ लिख कर ज़रूर बताइएगा। बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको ध्यान भी रखना है। साथ ही साथ हमारे भारत में कुछ फ़ोक डांस भी हैं, जो कि बड़े इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्हें भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा परिधान लगभग 150 वर्ष से एक जैसा रहा है? इसमें से कौन-सा ऐसा परिधान है जो कि पिछले 150 वर्षों से वैसा ही चला आ रहा है? क्या स्कर्ट है? क्या बैगी पैंट है? ब्लाउज़ है या फिर डेनिम्स है? तो इसमें एक आपका ऐसा है क्या, जो ये डेनिम्स है, ये आपका एक ऐसा परिधान है जो कि लगभग पिछले 150 वर्षों से एक जैसा ही रहा है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कुटूरियर कहलाते हैं। कुटूरियर हम किसे कहते हैं? क्या परिधान निर्मात्री पुरुष डिज़ाइनर को, परिधान निर्मात्री महिला डिज़ाइनर को, परिधान व्यापारी को या फिर इनमें से कोई नहीं? हमने जब बात की थी एनसीईआरटी बुक की, तो उसमें हमने आपको कुछ शब्द बताए थे, जैसे फैशन की राजधानी क्या है?
आपको बता सिलाई मशीन का आविष्कार कब हुआ, किसके द्वारा हुआ। साथ ही साथ हमने आपको यहीं पर फ़ैशन के चरणों के बारे में चर्चा किया था। तो वहीं पर हमने आपको परिधान जो निर्माता पुरुष डिज़ाइनर हैं और जो परिधान निर्माता महिला डिज़ाइनर हैं, इन दोनों के लिए अलग-अलग शब्दों का चुनाव किया जाता है। जब हम बात करते हैं कुटूरियर की, तो ये हम जो महिला जो परिधान निर्मात्री पुरुष डिज़ाइनर है, उसको हम कुटूरियर के नाम से जानते हैं। आप हमें बताइए कि ये जो परिधान निर्मात्री महिला डिज़ाइनर हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आप एक बार ज़रूर बताइएगा, हम इसको एक बार नहीं 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। सिलाई मशीन के पाँव चक्की, जिसे हम ट्रेडल के नाम से जानते हैं, इसका विकास कब हुआ? पाँव चक्की कल भी हमने आपको बताया था कि जो हमारी सिलाई मशीन है कुछ इस तरह से होती है और यहाँ पर एक पहिया सा लगा होता है। लेकिन हमने आपको बताया था कि पहले हम हथपहिये का इस्तेमाल करके अपने कपड़ों की सिलाई करते थे। लेकिन फिर बाद में पाँव से चलाने वाले मशीन का आविष्कार हुआ। तो ये बताना है कि ये जो पाँव चक्की है, पाव चक्की का विकास कब हुआ? क्या 1852 में हुआ, 1855 में हुआ, 59 में हुआ या फिर 1862 में हुआ? तो ये जो पाव चक्की का विकास हुआ था, वो कब हुआ था? तो वो 1859 अर्थात 1859 में हुआ था। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अंतरराष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो जब हम बात करते हैं कहाँ की मतलब अंतरराष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व, तो वो हुआ कब? 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फैशन चक्र के कितने स्तर में गति करता है? ये जो आपका फैशन चक्र है, ये कितने स्तर पर गति करता है? और ये अभी-अभी हमने आपसे पूछा था कि जो फैशन चक्र की हमारी 5 अवस्थाएँ हैं या 5 स्टेज हैं, आप उनको एक बार क्रम से लगा दीजिएगा। तो जो हमारा फैशन चक्र है, ये कितने स्तरों पर गति करता है? 5 स्तर पर ये गति करता है। इसी के साथ-साथ हमें ये बताइए कि जो फैशन को सबसे लास्ट में एक्सेप्ट करते हैं, सबसे आखिरी में एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे जो सबसे पहले अपनाता है, वो क्या होता है? वो आपका इनोवेटर होता है, एडॉप्टर होता है। एडॉप्टर जब हम ऐसे जैसे तुरंत फैशन आया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आज ही फैशन आया है, मतलब कोई नई चीज़ मार्केट में आई है तो उनको लेना ही लेना है। फिर क्या होता है, फिर एक-दूसरे को लोग देखते हैं, उसके बाद 1-2-4 और लेते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत सारे लोग ले लेते हैं, ठीक? लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब सब ले लेंगे तब वो लेते हैं, अर्थात फैशन को सबसे अंतिम में ग्रहण करने वाले को हम क्या कहते हैं, ठीक? और ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वस्त्र धुलाई की मशीनों में निम्नलिखित में से कौन-सा प्रकार शामिल है? क्या पूर्णतया स्वचालित मशीन आता है? क्या अर्धचलित मशीन आता है? हस्तचलित मशीन आता है या फिर इनमें से सभी? हम बात कर रहे हैं धुलाई मशीन की। तो धुलाई मशीन में ये सारे आपके आते हैं। कुछ आपके पूरी तरह से स्वचालित होते हैं, कुछ अर्धचालित होते हैं और कुछ आपके हस्तचालित होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके धुलाई मशीन के प्रकार में ही शामिल होते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है व्यावसायिक धुलाई घरों में निम्नलिखित में से कौन-सी एक व्यवस्था नहीं होती है? जो हमारे व्यावसायिक धुलाई घर हैं, उनकी बात हो रही है। उसमें क्या चीज़ नहीं होता है? क्या रेशा निर्माण नहीं होता है? क्या निर्जल धुलाई नहीं होती है? रिकॉर्ड रखने की पद्धति नहीं होती है या फिर जल निष्कासन नहीं होता है?
तो जब व्यावसायिक स्तर पर धुलाई की जा रही है, तो वहाँ पर आपको निर्जल धुलाई मिलेगा, रिकॉर्ड रखने की पद्धति भी मिलेगी, जल निष्कासन भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पर रेसे का निर्माण थोड़ी ना होगा। रेसे वहाँ पर तो हम कपड़ों की धुलाई कर रहे हैं, तो रेशा निर्माण वहाँ कहाँ होगा? तो ये आपका वहाँ पर रेशा निर्माण नहीं होगा। बाकी ये जो तीनों आपको दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों व्यावसायिक धुलाई घर में व्यवस्थाएँ होती हैं। चाहे निर्जल धुलाई की यानी कि वही ड्राई क्लीन की बात हो, रिकॉर्ड रखने की पद्धति या फिर जल निष्कासन, ये तीनों के तीनों आपके सामने आते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा है होटल तथा रेस्टोरेंट में होटल और रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है किस पर? क्या स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर दिया जाता है? क्या सौंदर्य बोध एवं अंतिम सज्जा पर दिया जाता है? विसंक्रमण एवं परिसज्जा पर दिया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बात करते हैं होटल और रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वो किस पर दिया जाता है? क्या आप किस पर देते हैं? तो हम देते हैं सौंदर्य बोध पर। कहाँ देते हैं? सौंदर्य बोध और अंतिम सज्जा पर यहाँ सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। स्वच्छता की और विसंक्रमण की को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जितना इसको दिया जाता है। ठीक? तो इसे आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। कहा जा रहा है वस्त्र की देखभाल तथा रख-रखाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है? क्या रेशों की मात्रा पर निर्भर करता है? धागे के प्रकार पर निर्भर करता है? वस्त्र निर्माण तकनीकी पर निर्भर करता है या इन सब पर निर्भर करता है? तो जब हम बात करते हैं वस्त्रों की देखभाल, उनके रख-रखाव की, तो ये सारे फैक्टर ज़िम्मेदार होते हैं कि आपके रेशे की मात्रा क्या है, आपका धागे का प्रकार क्या है, आपके वस्त्र जो निर्माण हुई है, किस तकनीक से बनाई गई है, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं आपके वस्त्रों के रख-रखाव पर, ठीक? तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है 20 नंबर 1 क्या कह रहा है? वस्त्र की नियमित धुलाई से क्या होता है? हम वस्त्र को हमेशा क्यों धुलते हैं? वस्त्र साफ-सुथरा रहते हैं, वस्त्र की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता मिलती है या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सब बड़े बेसिक वाले क्वेश्चन हैं, इसमें हमें सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि हम वस्त्रों को क्यों रोज़ धोते हैं, धुलाई नियमित करते हैं, इससे ये सारे लाभ हैं। हमारे वस्त्र मैले-कुचैले नहीं रहेंगे, साफ-सुथरे रहेंगे, उनसे कोई किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आएगी। अगर आपने कपड़ों को धुलाई कर रखा है, तो उनसे कोई दुर्गंध आपको नहीं आने वाली है। साथ ही साथ ये आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य में भी सहायता देने का कार्य करते हैं। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं, इन सभी वजहों से हम क्या करते हैं, वस्त्र की नियमित धुलाई करते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? क्या भोजन तथा पेय सेवा नहीं संबंधित है? आतिथ्य सत्कार एवं मनोरंजन नहीं शामिल है? अतिथियों के परिधान की व्यवस्था नहीं है या फिर पर्यटन नहीं है? जब हम बात करते हैं आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र की, तो उसमें आपका भोजन एवं पेय सेवा तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ अतिथि के सत्कार और उनके मनोरंजन का भी संबंध होता है इससे। अतिथियों के लिए परिधान की व्यवस्था ये तो नहीं होता कि आप किसी होटल या कहीं पर जाते हैं, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, तो क्या वहाँ पर आपके परिधान की व्यवस्था की जाती है कि आप आइए और ये परिधान लीजिए, पहनिए? नहीं, तो वहाँ पर परिधान की व्यवस्था नहीं होती है, बाकी पर्यटन होता है, पेयजल की व्यवस्था होती है, पेय सेवा होता है, भोजन मिलता है, आपका सत्कार होता है, आपको वहाँ पर मनोरंजन करने को भी मिलता है। लेकिन इसका संबंध परिधान व्यवस्था से नहीं होता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कौन-सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? क्या आगमन नहीं है? मनोरंजन नहीं है?
कमरे पर अधिपत्य नहीं है या फिर प्रस्थान नहीं है। तो जब हम बात करते हैं अतिथि चक्र का, तो अतिथि चक्र का हिस्सा कौन नहीं है? ये मनोरंजन अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। आगमन होता है, कमरे पर आधिपत्य होता है और प्रस्थान, ये चक्र में चलता है। सबसे पहले आप कहीं पर जाएँगे, फिर वहाँ पर आप रूम लेंगे, कमरे का आधिपत्य होगा आपका और उसके बाद लास्ट में आप वहाँ से प्रस्थान कर जाएँगे, लेकिन आपका मनोरंजन इसमें इसका हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कह रहा है, किसी होटल का केंद्र बिंदु होता है, क्या होता है? क्या प्रमुख कार्यालय होता है? क्या पर्यवेक्षक होता है? वेल कप्तान होता है या फिर एजेंट होता है? तो जब हम किसी होटल के केंद्र बिंदु की बात करेंगे, तो उसके केंद्र बिंदु में प्रमुख कार्यालय होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक घर से दूर घर, एक घर से दूर घर की कल्पना निम्न में से किससे संबंधित है? इसे कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर करिएगा कि एक घर से दूसरे घर की कल्पना किससे संबंधित है? क्या धर्मशाला से संबंधित है? रेस्टोरेंट से संबंधित है? होटल से संबंधित है या फिर आपका पर्यटन से संबंधित है? तो एक घर से दूर घर, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। ये किसकी कल्पना है? तो ये होटल की कल्पना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन गृह व्यवस्था विभाग का कार्मिक नहीं है? क्या लॉबी प्रबंधक नहीं है? कार्यपालक गृह अनुरक्षक नहीं है? तट पर्यवेक्षक नहीं है या फिर पुष्प उत्पादक माली नहीं है? हम बात कर रहे हैं किसकी? गृह व्यवस्था विभाग का कार्मिक कौन नहीं है? तो वो आपका लॉबी प्रबंधक नहीं है। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है। क्या है? व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो देता है क्या? आवास देता है, भोजन देता है, अन्य सेवाएं देता है या फिर उपरोक्त सभी। जब आप होटल जाते हैं तो आपको क्या-क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं? वहाँ पर रहने को मिलता है, भोजन मिलता है, वहाँ पर अन्य सुविधाएं भी आपको मिलती हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और होटल क्या है आपका? तो ये आपका एक व्यापारिक प्रतिष्ठान होता है। ठीक। चलिए, जो कि आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 पर। पूरे विश्व में पूरे विश्व में नायलॉन की हौजरी तथा जुराबें बहुत प्रसिद्ध हैं। इसका कारण क्या है? क्यों इतना प्रसिद्ध है? क्या नायलॉन के तंतु जो होते हैं, नायलॉन के तंतु बहुत मजबूत और हल्के होते हैं? या फिर नायलॉन के तंतु सिकुड़ते नहीं हैं? या फिर नायलॉन के वस्त्रों का रंग फीका नहीं पड़ता है या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम हौजरी और जुराब की बात करते हैं जो कि नायलॉन के होते हैं और ये पूरे विश्व में फेमस है, प्रसिद्ध हैं, इसका कारण ये होता है क्यों? क्योंकि ये सारी वजह होती हैं। नायलॉन के तंतु मजबूत भी होते हैं, सिकुड़ते नहीं हैं, रंग भी इसका नहीं जाता है। क्या आपके नायलॉन के कपड़े सिकुड़ते हैं? अगर सिकुड़ते होते, हमें इनकी तब ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती। और इनकी ये सिकुड़ते नहीं हैं, इनमें दाग धब्बे बहुत नहीं पड़ते हैं, इनका रंग फीका नहीं होता है, इसीलिए तो ये इतना ज़्यादा प्रचलित हैं। इसीलिए तो हम इनको जीवन सुगम्य रेशा कहते हैं, जादुई रेशा की संज्ञा इसी को हमने दी है, धो और पहनों की संज्ञा हमने इसी को दी है, 20वीं शताब्दी का चमत्कार भी हमने इसी को कहा है। तो ऐसे ही नहीं कहा है, इसकी 1-2 विशेषताएँ नहीं हैं, इसकी कई विशेषताएँ हैं। और इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने कपड़ों की हमेशा देखभाल करते चलें। कॉटन का कपड़ा आपने एक बार पहन लिया, अगर 1 घंटे के लिए भी पहन लिया तो आप दोबारा उसे बिना प्रेस किए, बिना इस्त्री किए आप उसे पहन नहीं सकते हैं और इसको अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे नायलॉन के साथ में ऐसा नहीं होता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कह रहा है, इनमें से कौन-सी वस्त्र छपाई की विधि नहीं है?
बंधेज नहीं है, बाटिक छपाई नहीं है, ब्लॉक छपाई नहीं है या फिर शेडिंग नहीं है। तो छपाई की सारी विधियां है ना। जब हम बंधेज की बात करते हैं तो कहाँ से इसका संबंध होता है? बंधेज का संबंध आपके राजस्थान से होता है। बंधेज, बांधनी इसी को हम कहते हैं। टाई एंड डाई इसी को कहते हैं। ये तो है आपके छपाई की विधि। बाटिक छपाई आप सभी ने देखा है और पढ़ा है। बाटिक छपाई, बाटिक शब्द कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। और ब्लॉक छपाई, ये ब्लॉक छपाई भी आपने देखा है। ठप्पा छपाई हाथ से की जाने वाली छपाई है, ठीक। तो ये तीनों के तीनों आपके छपाई के ही प्रकार हैं, लेकिन इसमें आपका शेडिंग नहीं आता है। शेडिंग आपका क्या है? अलग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 पर। कहा जा रहा है तैयार वस्त्र की मजबूती निम्न में से किस पर निर्भर करती है? जो आपके तैयार वस्त्र हैं उसकी मजबूती किस पर निर्भर करती है? क्या तंतुओं के लचीलेपन पर निर्भर करती है? तंतुओं के बल पर निर्भर करती है? तंतुओं के आपस में सटने की क्षमता पर निर्भर करती है या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम तैयार वस्त्र की मजबूती की बात करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसी पर निर्भर करती हैं। पहला कि तंतुओं का लचीलापन क्या है? तंतु का जो लचीलापन है वो भी निर्भर करता है। तंतुओं के बल पर भी निर्भर करता है। तंतुओं के आपस में सटने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। मतलब उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक? बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 31 पर। दुसुत्ती बुनाई, मैटी, यॉम, नेट के कपड़े निम्न बुनाई से तैयार होते हैं। किस बुनाई से तैयार करते हैं? सादी बुनाई से, ट्विल बुनाई से, धारीदार बुनाई से या फिर बास्केट बुनाई से? आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाहे हम दुसुत्ती बात करें या फिर हम मैटी बात करें, ये बास्केट बुनाई के ही प्रकार होते हैं। आपने सुना था कि बास्केट बुनाई को ही हम दुसुत्ती बुनाई कहते हैं, संतुलित बुनाई कहते हैं, मैटी बुनाई के नाम से भी जानते हैं। तो फोर्थ आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बास्केट बुनाई। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कहा जा रहा है लोहे में सिरके व लकड़ी की राख मिलाकर तैयार किए गए रंग को निम्न में से क्या कहा जाता है? जब आप लोहे के सिरके और लकड़ी की राख को मिलाते हैं तो जो इससे रंग आपको तैयार मिलता है वो क्या है? क्या ये आपका प्राकृतिक रंग है, वानस्पतिक रंग है या खनिज रंग है? इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ रखा है, रंगों के कई प्रकार पढ़ रखे हैं। तो आपको पता है कि जब हम बात करते हैं लोहे की, एल्युमिनियम की, तो ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे के सारे आपके खनिज होते हैं। तो जब आप लोहे में सिरके व लकड़ी की राख मिलाते हैं, तो जो इससे आपको रंग मिलता है, उसे हम खनिज रंग के नाम से जानते हैं। और एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था जब हमने कलर का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था, वो क्या था? वो था ये कि हमने किया क्या था? हमने जिस तरह से रेशों का वर्गीकरण किया था, सेम वैसे ही हमने किसका वर्गीकरण किया था? सेम वैसे ही हमने रंग का वर्गीकरण किया था। इसको भी हमने प्राकृतिक और कृत्रिम 2 तरीके से बाँटा था। प्राकृतिक में आपके आ रहे थे वानस्पतिक रंग, खनिज रंग और प्राणिज रंग। वानस्पतिक रंग में हमने बात किया था जैसे मेहंदी की पत्ती हो गई, यानी कि पत्ती से, फूल से, बीज से, इन सब से रंग हम प्राप्त कर रहे थे। जब हम खनिज की बात करते हैं, तो खनिज में जब आप रेशे की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? सोना, चांदी, एस्बेस्टॉस का नाम लेते हैं। तो वैसे ही खनिज से ही हम प्राप्त करते हैं खनिज रंग को, ठीक? तो आपको अगर रेशों का वर्गीकरण याद है, तो रेशों का वर्गीकरण और रंग का वर्गीकरण आधा बिल्कुल एक जैसे ही है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विभिन्न प्रकार के ठप्पों से कपड़ों पर छपाई करने की विधि को क्या कहते हैं? क्या स्क्रीन छपाई कहते हैं? क्या बाटिक छपाई कहते हैं? क्या हम उसे ब्लॉक छपाई कहते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो जो विभिन्न प्रकार के ठप्पों से कपड़े पर छपाई करने की विधि है, उसे हम ब्लॉक छपाई के नाम से जानते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। आपको बताना है कि जो ये सबसे प्राचीन ब्लॉक छपाई है, इसमें जो हम जो ठप्पे बनाते हैं, उस ठप्पे पर खुदाई करते हैं, तो वो कितने इंच तक हम गड्ढा करते हैं, एक बार हमें आप ये बताइएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 पर। कहा जा रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि वस्त्रों को सही आकार तथा अस्थायी रूप देने के लिए उन्हें मशीन के द्वारा खींचकर समान चौड़ाई में लाने की प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है? परिसज्जा का टॉपिक आप सभी ने पढ़ा था। हमने 1-2 परिसज्जा की बात नहीं करी थी, कम से कम कुछ नहीं तो 15 ऐसी परिसज्जाओं का ज़िक्र हमने किया था, जो कि आपको जानना इम्पोर्टेंट है। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ हमारी बेसिक सी परिसज्जाएँ होती हैं, जिनको हमें अलग मतलब हर एक वस्त्र पर देना होता है वो परिसज्जा। तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन-सी परिसज्जा है, जो कि हम मशीन के द्वारा अपने वस्त्रों को सही आकार और अस्थायी रूप देते हैं। क्या ये जो प्रक्रिया है इसे हम शुद्धिकरण कहते हैं? क्या ये आपकी टेंटरिंग है या फिर कड़ापन लाना है या उपरोक्त में से कोई नहीं? अगर आपने अ, परिसज्जा पढ़ा था तो उसमें एक नाम सुना था टेंटरिंग। टेंटरिंग में हम कर क्या रहे थे? तो अपने कपड़े को समान बना रहे थे, समान चौड़ाई का बना रहे थे या अपने कपड़ों को हम सही आकार दे रहे थे। जब हम करघे से कपड़ा उतारते हैं, तो वो आपका कैसा होता है? तो वो आपका कुछ टेढ़ा-मेढ़ा सा होता है, ठीक? फिर हम इसको मशीन पर चढ़ाकर, इसको खींचकर, तनकर इसको सही आकार देने का काम करते हैं। ये तो है आपका टेंटरिंग, जो कि एक यांत्रिक प्रक्रिया है और आप सभी ने देखा था परिसज्जा हम 2 प्रकार से देते हैं। एक यांत्रिक विधि से जिसमें हम किसी न किसी यंत्र का उपयोग कर रहे होते हैं, ठीक? एक हमारी ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें हम रसायन का उपयोग कर रहे थे और उसे हम रासायनिक प्रक्रिया कह रहे थे। अब ये जो आपका टेंटरिंग है, ये आपका क्या है? ये तो आपका यांत्रिक प्रक्रिया है। कड़ापन लाना, ये तो हम रासायनिक प्रक्रिया कह सकते हैं। इसमें हम गोंद वगैरह का या फिर हम अरारोट जैसे हो गए, इन सब चीज़ों का क्लफ लगाकर कड़ा कर रहे थे। आप हमें किसी एक ऐसी प्रक्रिया का नाम बताइए, जो कि यांत्रिक भी है और आपका रासायनिक भी है। आपने कई प्रक्रियाएँ पढ़ी थी, उसमें एक नाम आपने ये भी सुना था कि आपकी एक ऐसी प्रक्रिया जिसे आप क्या कर रहे हो यांत्रिक विधि से भी इस्तेमाल कर रहे हो और रासायनिक विधि में भी आ रही हो। कोई एक ऐसा कॉमन नाम बताइए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 35 पर। कहा जा रहा है, वस्त्र निर्माण की सबसे पुरानी विधि जो चटाई और टोकरियाँ बनाने में भी उपयोग में लाया जाता है, उसे हम कहते हैं क्या? नीटिंग कहते हैं, बुनाई कहते हैं, ब्रेडिंग कहते हैं या फिर नॉटिंग कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे यहाँ पर नीटिंग दिया गया है और ये बुनाई दिया गया है। तो नीटिंग आप समझ रहे हैं, वो जो हम सलाई से एक धागे की सहायता से कपड़े को सिलते हैं, वो आपका नीटिंग होता है। बुनाई अर्थात वीविंग की बात की जा रही है। ब्रेडिंग मतलब आपने देखा है कि हम वस्त्रों को गूँथ कर भी बनाते हैं। नॉटिंग गाँठ के थ्रू, ठीक? तो जो सबसे पुरानी विधि है जो कि टोकरियाँ बनाई जा रही थी, चटाई हम बना रहे थे, तो वो कैसे बना रहे थे? वो ये वीविंग के थ्रू हम बना रहे थे और ये आपकी सबसे पुरानी विधि है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सूत के कम से कम 1 सेट की इंटरलूपिंग को कहते हैं नीटिंग, वीविंग, गुथाई, नॉटिंग। गुथाई मतलब वही ब्रेडिंग। तो आपको पता है ना कि एक सूत से हम क्या बना रहे हैं? एक सूत से क्या बना रहे हैं? तो हम बना रहे हैं नीटिंग के थ्रू। नीटिंग में आपको 1 सूत की आवश्यकता होती है, जबकि वीविंग में आपको कम से कम 2 सूत अर्थात ताना और बाना की आवश्यकता होती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37।
सूत का सेट जो बुने जाने वाले कपड़े की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करता है कहलाता है? क्या उसे आप बाना कहते हैं, ताना कहते हैं, सलवज कहते हैं, ग्रेन कहते हैं? जो आपके कपड़े की लंबाई और चौड़ाई को निर्भर करता है वो कौन-सा है? तो वो है आपका ताना। ताना क्या है? ताना जो होता है आपका वो ताने सूत का सेट जो बुने जाने वाले कपड़े की लंबाई-चौड़ाई मतलब आपने ताना जितना लगाया, हमने ताना इतना लगाया, इतना चौड़ा कपड़ा होगा। हमने ताना और लगाया और चौड़ा होगा। हमने ताना और लगाया और चौड़ा होगा। हमने ताना और लगाया तो और चौड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब बाने की मतलब आपके लंबाई और चौड़ाई दोनों जैसे आपने ये इतना लंबा और इतना चौड़ा क्या किया ताना लगाया, तो बाना भी हम इसी में भरेंगे ऐसे-ऐसे। अब जितना लंबा आपका ताना होगा, बाना उतना ही लंबा हम भरेंगे। तो आपके कपड़े की लंबाई और चौड़ाई कौन निर्धारित करता है, बाना कि ताना? तो आप बताएँगे कौन निर्धारित करेगा? ताना निर्धारित करेगा, ना कि बाना। बाना तो आपका फिलिंग यार्न है, जहाँ तक आपका ताना होगा, बाना वहीं तक जाएगा। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बुने हुए कपड़े में सूत की दिशा को कहते हैं क्या? बाना, ताना, सलवज, ग्रेन। तो बुने हुए कपड़े में जो आपका सूत की दिशा है, वो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम ग्रेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वस्त्र में संरचनात्मक डिज़ाइन के द्वारा बनाए जाते हैं क्या? मोती बनाए जाते हैं, कॉलर बनाए जाते हैं, झालर बनाए जाते हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम वस्त्र में संरचनात्मक या फिर रचनात्मक डिजाइन की बात करते हैं, तो उसमें आपका कॉलर आ जाता है। कॉलर आपका रचनात्मक डिजाइन होता है, जबकि अगर हम बात करें मोती और झालर की, तो ये आपके क्या होते हैं? ये आपके सजावटी डिजाइन होते हैं। क्या होते हैं? सजावटी। आप अपने कपड़े में अगर मोती ना लगाएँ, झालर ना लगाएँ, तो सादा-सादा कपड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपने कॉलर नहीं बनाया तो वो तो अधूरा रह जाएगा। तो ये रचनात्मक डिज़ाइन होता है। जैसे जैसे हमारा फेस क्या है? रचनात्मक डिज़ाइन है। इस पे आप बिंदी लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, नथिया पहनते हैं, काजल लगाते हैं, मतलब जो भी आप मेकअप करते हैं, वो सारा का सारा आपका क्या होता है? वो सारा का सारा आपका सजावटी होता है। बाकी जो आपका फेस है, वो आपका रचनात्मक डिज़ाइन होता है। ठीक? उम्मीद है कि ये रचनात्मक और सजावटी आपको समझ में आ रहा होगा। हमने इन दोनों में डिफ़रेंस भी अच्छे से देखा था, एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी हमने आपको बताया था और वही सेम एग्ज़ाम्पल आज हमने आपको फिर से बताया, ठीक? और यहाँ से और भी आप ध्यान रखेंगे क्या कि जैसे जो रचनात्मक डिज़ाइन है, ये कम समय लेता है, ये एक आधार होता है, इसी रचनात्मक डिज़ाइन पर ही हम सजावटी डिज़ाइन करते हैं। कम समय लेता है, सस्ता होता है और जो आपका सजावटी है ये अधिक समय लेता है। ये आपका महँगा भी होता है। तो इसके कई कई डिफ़रेंस हमने साथ ही साथ देखे थे। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। बताना है आपको किसी रंग का हल्कापन या फिर गहरापन कहलाता है। क्या? ह्यू कहलाएगा, आभा कहलाएगा, तीव्रता कहलाएगा य या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम बात करते हैं किसकी, किसी रंग के हल्केपन या फिर गहरेपन की, तो वो आपका कहलाता क्या है? आभा कहलाता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41। ये थोड़ी-सी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। क्या? कि किसी परिधान में एक भाग का दूसरे भाग से संबंध कितने अनुपात द्वारा दर्शाया जाता है? क्या 3:5 के द्वारा, 5:8 के द्वारा, 8:13 के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी? तो ये चीज़ें आपकी याद करने वाली हैं। किसी भी परिधान में एक भाग का दूसरे भाग से संबंध इन
तीनों अनुपातों में हम दर्शा सकते हैं, चाहे आपका 3:5 हो, 5:8 हो या फिर 8:13 हो। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है किसी परिधान में आकृति एवं रूप का संबंध दर्शाया जाता है। किससे? क्या पैटर्न के थ्रू दर्शाया जाता है, अलंकरण के थ्रू दर्शाया जाता है, सजावट के द्वारा दर्शाया जाता है या फिर उपरोक्त सभी? तो ये किसी भी परिधान में आकृति और रूप का संबंध पैटर्न के द्वारा दर्शाया जाता है। कैसे? पैटर्न के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक? बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। निम्न में से कौन सी रेखाएं लंबाई का एहसास दिलाती हैं? तिरछी रेखा, क्षैतिज रेखा, वक्र रेखा, लंबी रेखा। लंबाई का एहसास कौन दिलाएगा? लंबाई का एहसास आपको दिलाएंगी लंबी रेखा। वही तो आपने कल भी देखा था कि अगर कोई महिला नाटी है तो उसके लिए हम लंबी रेखाओं वाला परिधान उस पर फवेगा, उसके लिए हम लंबी रेखा वाले परिधान को पसंद करते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा रंग गरम रंग का उदाहरण नहीं है? बैंगनी रंग नहीं है, लाल रंग नहीं है, संतरी रंग नहीं है, पीला रंग नहीं है। तो आपने प्रांग महोदय के भी कलर व्हील को देखा था। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने गर्म रंग और ठंडा रंग के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि जो सबसे सबसे गर्म रंग है वो आपका लाल है। लेकिन हमसे यहाँ पर गर्म रंग थोड़ी ना पूछा है। हमसे तो कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन-सा गर्म रंग नहीं है, अर्थात ठंडे रंग की श्रेणी में आता है। तो ये जो आपका बैंगनी रंग है, ये आपके गरम रंग में ना आकर किसमें आता है? ठंडे रंग में आता है, अर्थात यही आपका गरम रंग का उदाहरण नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिल्क कपड़े के क्या-क्या गुण हैं? पतला है, मुलायम है, चमकदार है, उपरोक्त सभी। तो सिल्क के बारे में आपने इतनी चीज़ें पढ़ रखी हैं कि आपको तुरंत पता चल गया कि ये सारी की सारी विशेषताएँ आपके सिल्क की तो हैं। चाहे वो पतले की बात हो तो वो बहुत ही हल्का होता है, मुलायम होता है और चमकदार भी होता है। आपने सिल्क के बारे में कोई 1-2 बात नहीं पढ़ी है, आपने सिल्क की पूरी मैन्युफैक्चरिंग देखी है और आपने इसके इतिहास के बारे में भी देख रखा है कि ये जो सिल्क का जन्मदाता देश है कौन है? चीन है। सिल्क की देवी कौन है? शी लिंग ची हैं, ठीक? और इसमें गोंद पाया जाता है, इसमें आपका एक प्रोटीन पाया जाता है, सेरेशिन गोंद होता है और फाइब्रिन प्रोटीन होता है। इसी सिल्क पर हम वेटिंग प्रोसेस करते हैं और हमारे किसी कपड़े पर वेटिंग प्रोसेस नहीं की जाती है। वेटिंग प्रोसेस क्यों करते हैं? क्योंकि जो इसमें गोंद होता है, इस गोंद को हटाने के लिए हम डिगमिंग प्रोसेस करते हैं और इसी डिगमिंग प्रोसेस के थ्रू इसका जो वेट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके वेट को फिर से लाने के लिए हम इस पर भारण प्रक्रिया अर्थात वेटिंग प्रक्रिया का कार्य करते हैं। और आपको पता है कि जैसे हमने इसी रेशम की डुप्लीकेट बनाने की कोशिश की थी और इसीलिए हमने रेयॉन को बनाया था। जब हमने रेयॉन को बनाया तो जैसे हमारे सिल्क में जो नेचुरल चमक थी, वैसे ही चमक लाने की हमने कोशिश की थी, लेकिन हमारी कोशिश क्या हुई? हमने उसमें बहुत ज़्यादा चमक ला दिया। अब जब बहुत ज़्यादा चमक आ गई तो वो आपकी आँखों को चुभने लगी। आपने देखा होगा अगर लाइट मीडियम में होती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे आँखों को चुभने लगती है। तो ऐसे ही हमारे रेयॉन में भी एक्सिस चमक आ गई थी और उस एक्सिस चमक को हटाने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन-सी प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम रेशम के अर्थात जो हमारा आर्टिफ़िशियल रेशम है, जो हमारा रेयॉन है, उसकी चमक को हम कम करते हैं। उस प्रक्रिया का आपको नाम बताना है और ये थे आपके आज के 45 क्वेश्चन। आज आपने जितने भी क्वेश्चन देखा इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो कि हमने अपनी क्लास में डिस्कस ना किया हो। आज तो आपके 45 में से 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए, बट एक बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक?
चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं। आई थिंक आपसे हमने लगभग दसों क्वेश्चन आज पूछ लिया है। तो अगर आप में से 10 लोग भी 10-10 क्वेश्चन का आंसर देंगे, अ, बाकी पता है 10 लोग तो आंसर देने वाले हैं नहीं, बट फिर भी आप में से जिनको जितना भी क्वेश्चन आता है उसको एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम कल की क्लास में और लगभग आपके यही टॉपिक अभी चलने वाले हैं कल भी। फिर आपका ये टेक्सटाइल जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक? तो उम्मीद यही करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। आप हमें लास्ट में बताना नहीं भूलेंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।